हे एवरीवन, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना। ये क्लास 12th का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत इजी भी है और ये बहुत स्कोरिंग भी है। तो आज इससे सारे के सारे मार्क्स पक्के करवाते हैं हम, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका मतलब है टोटल वेलबिंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, सभी एस्पेक्ट में, ना सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल हेल्दी होगा पर्सन, तभी उसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोला जाएगा। इन सब का सभी में हेल्दी होना चाहिए एक पर्सन को, सारे एस्पेक्ट्स में। अब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था 1951 में, और 1900 में हमारी पॉपुलेशन थी 2 बिलियन, और 2000 में यानी कि 100 साल बाद, कितने साल बाद, 100 साल बाद 6 बिलियन। कितना ज़्यादा इंक्रीज़ आया पॉपुलेशन में ये इंक्रीज़ क्यों आया, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। रीज़न फॉर इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन में ये इंक्रीज़ क्यों आया, पॉपुलेशन इतनी जल्दी क्यों बढ़ गई, इंडिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो रखी है आज के टाइम पे, ये क्यों हुआ, पॉपुलेशन इतनी क्यों बढ़ती जा रही है। तो क्या हुआ है कि डिक्रीज़ इन डेथ रेट, जो डेथ रेट है वो कम हो गई है। डेथ रेट यानी कि जितने लोगों की डेथ हो रही है वो कम लोगों की डेथ होने लगी है आजकल। कम लोगों की डेथ क्यों हो रही है, क्योंकि इंक्रीज़ मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई हैं एंड बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं एंड इंक्रीज़ हैं। आजकल मेडिकल फैसिलिटीज़ इतने अच्छे हॉस्पिटल हैं, इतने सब हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं मेडिकल फील्ड में, तो उसकी वजह से लोगों की डेथ नहीं हो रही है, ठीक है। उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ की हेल्प से उन लोगों को ठीक कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो डेथ कम हो गई तो डेथ रेट भी कम हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब हम करते हैं डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। डिक्लाइन यानी कि कम हो गई, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाना, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब है किसी भी फीमेल की प्रेगनेंसी की वजह से डेथ हो जाए तो उसे हम मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं, ठीक है। तो अच्छी टेक्नोलॉजीज़ आने की वजह से, इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आजकल मदर्स की डेथ भी कम होने लगी है, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन में इंक्रीज़ आएगा। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हो गई, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी मानी जाती है जब बच्चा 0 to 1 ईयर ओल्ड हो। जब बच्चा या 0 to 1 ईयर ओल्ड में किसी बच्चे की डेथ हो जाए तो उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं, ठीक है। तो वो भी कम हो गया, क्योंकि आजकल हम बच्चों को भी बचा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और ज़्यादातर लोगों तक फैसिलिटीज़ पहुँच भी रही हैं आजकल, ठीक है। इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, जो रिप्रोड्यूसिबल एज है, अगर उसमें नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे तो फिर बच्चे ज़्यादा होंगे, क्या होंगे, ज़्यादा बच्चे, और बच्चे ज़्यादा होंगे तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, है ना। ये सिंपल सा रिलेशन है, रिप्रोड्यूसिबल एज के लोग ज़्यादा तो रिप्रोडक्शन ज़्यादा, तो बच्चे ज़्यादा तो पॉपुलेशन ज़्यादा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कंट्रोल मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट ने क्या क्या रोकने के लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स लिए, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को रोकने के लिए क्या क्या लिए। सबसे पहले अवेयर किया लोगों को, है ना। कैसे अवेयर करते थे, स्लोगन वगैरह से, जैसे कि हम दो हमारे दो, ऐसे स्लोगन्स चलाए जाते थे कि हम दो हमारे बच्चे दो ही अच्छे, है ना। तो उससे लोगों को अवेयर किया। और स्मॉलर फैमिलीज़ को मोटिवेट किया कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के लिए, है ना, और उन्हें बेनिफिट्स दिए स्मॉलर फैमिलीज़ को। अब हम आ गए हैं बर्थ कंट्रोल और कॉन्ट्रासेप्टिव्स पर। बर्थ कंट्रोल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का क्या मतलब है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स यानी कि जो मेडिसिन या फिर कोई ऐसा बिहेवियर भी आएगा इसमें, मैं आपको आगे समझाऊंगी, जिससे कि हम कंसेप्शन या फर्टिलाइजेशन अवॉइड करें, तो उसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, ठीक है। अब इसका आइडियल फीचर क्या होने चाहिए बर्थ कंट्रोल्स के, कि ईजिली अवेलेबल हो, है ना, हमें ढूंढने के लिए कहीं दूसरे देश ना जाना पड़े, ऐसे कहीं बहुत दूर, तो ईजिली अवेलेबल हो जाए, दुकान पर मिल जाए, है ना। फिर यूज़र फ्रेंडली हो, हमें यूज़ करने के लिए ऐसे डॉक्टर्स की नीड ना हो, ईजिली यूज़ हो जाए, हम खुद इससे यूज़ कर पाएँ। साइड इफेक्ट कम हो, जैसे कि काफ़ी सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स का साइड इफेक्ट होता है वेट गेन, तो उन्हें अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं मानते या अच्छा बर्थ कंट्रोल नहीं मानते। अच्छा बर्थ कंट्रोल सिर्फ उसे मानते हैं जो कि साइड इफेक्ट कम हो, इफेक्टिव हो, अपना काम भी तो पूरा करे, काम पूरा होना भी तो इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबल हो, जैसे कि आज अभी हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी नहीं चाहिए, तो रिवर्सिबल हो, है ना। और हमारे सेक्शुअल डिज़ायर के साथ इंटरफेयर ना करे, है ना, सेक्शुअल फीलिंग्स को कम ना करे या फिर कुछ को हिंडर ना करे, ठीक है, तो इंटरफेयर ना करे। अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो आता है हमारा बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव्स में, वो ये है नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल यानी कि जो पहले के टाइम पे नेचुरल लोग जो यूज़ करते थे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है पीरियोडिक एब्सटिनेंस। पीरियोडिक एब्सटिनेंस का मतलब कि डे 10 to day 15 जो रहता है, ये ना फर्टाइल पीरियड रहता है। कौन सा पीरियड, फर्टाइल पीरियड। तो इस टाइम पे अगर आप कोइटस या सेक्सुअल एक्ट, कोइटस यानी कि सेक्सुअल एक्ट, कोइटस का मतलब क्या, सेक्सुअल एक्ट, इंटरकोर्स, ठीक है, ये अगर आप अवॉइड करोगे फ्रॉम डे 10 to day 17, तो प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हैं, कम है,
प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हैं, कम है, ठीक है, क्योंकि ये फर्टाइल पीरियड है। लेकिन अगर वहीं किसी को प्रेग्नेंट होना है तो फिर उसके लिए डे 10 टू डे 17 में कोइटस या सेक्सुअल एक्ट करें आप, ठीक है। तो अवॉइड कोइटस फ्रॉम डे 10 टू डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है। और चेंजेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज हाई ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड जो कि ये होता है, इसमें चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या कि स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर दे, ये हाई रहते हैं। फर्टिलाइजेशन तो पता ही होगा कि ये कोई एग है, उसमें स्पर्म उससे फर्टिलाइज कर दे, है ना। तो डे 10 टू डे 17 अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है, कोइटस या सेक्सुअल एक्ट टू प्रिवेंट कंसेप्शन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखो डे 10 टू डे 17 ये क्या है, क्या बोला इसको, फर्टाइल विंडो, फर्टाइल पीरियड, ठीक है। और उसमें भी डे 14 सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। क्यों, क्योंकि इस दिन ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन यानी कि एग रिलीज होता है, तो ये डे तो बहुत ही फर्टाइल रहता है इस दिन। तो इस टाइम पे अवॉइड करना है, ठीक है। क्या करना है, अवॉइड क्या करना है, सेक्सुअल एक्ट। क्या अवॉइड करना है, सेक्सुअल एक्ट या इंटरकोर्स, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कोइटस इंटरप्टस। अब कोइटस इंटरप्टस की बात करते हैं। कोइटस इंटरप्टस क्या है, इसका मतलब है विड्रॉ पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन, ठीक है। पेनिस को विड्रॉ कर लेना वजाइना से इजैक्यूलेशन के जस्ट पहले, रिलीज़ होने वाले हो जब सीमेन या कह लो स्पर्म वजाइना में, कहाँ पर रिलीज़ होंगे, वजाइना में, उसके जस्ट बिफोर विड्रॉ कर लेना। क्या कर लेना, विड्रॉ, तो उसे कहते हैं कोइटस इंटरप्टस। तो ये विड्रॉल मेथड भी नाम है इसका एक और, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पे। ये सारे ट्रेडिशनली चल रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड। बट ये जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं ना, ये थोड़े रिस्की रहते हैं। इनमें कंफर्म नहीं है कि ये बर्थ कंट्रोल की तरह एक्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे। कई बार ये फेल हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, फेल। कौन से वाले, ट्रेडिशनल वाले, क्योंकि ये थोड़े क्या हैं, रिस्की, ठीक है। अब लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब है कि आफ्टर प्रेगनेंसी जब मदर लैक्टेट कर रही हो, क्या कर रही हो, लैक्टेशन चल रहा हो जब, तो ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर। ओव्यूलेशन यानी कि एग रिलीज ही नहीं होगा जब, तो उसे फर्टिलाइज कौन करेगा, कोई भी नहीं, एग ही नहीं है, एग रिलीज हो ही नहीं रहा इस टाइम पे, ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा लैक्टेशन के टाइम पे। लैक्टेशन यानी कि जब मदर मिल्क प्रोड्यूस कर रही हो बच्चे के लिए, है ना, तो फिर ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा, तो उसे कौन फर्टिलाइज करेगा, कोई भी नहीं, एग ही नहीं है तो फर्टिलाइज कहाँ से हो जाएगा, वो नो एग प्रेजेंट है ना, एग ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा, तो इस टाइम पे वैसे ही प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्या नहीं होगी, प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है, नो प्रेगनेंसी। अब हम आ गए हैं आगे बैरियर मेथड्स पर। बैरियर मेथड्स में सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉन्डम्स। ये किससे बने होते हैं, रबर से या लेटेक्स से। अब दो टाइप के कॉन्डम्स होते हैं, एक होता है मेल कॉन्डम्स और दूसरा होता है फीमेल कॉन्डम्स। मेल कॉन्डम किसे कवर करते हैं, पेनिस वाले रीजन को, एंड फीमेल कॉन्डम्स किसे कवर करते हैं, सर्विक्स और वजाइना को। अभी सर्विक्स और वजाइना ये थोड़ा मैं रफ डायग्राम बना देती हूँ जैसा बन रहा है इसमें। सर्विक्स थोड़ा ये वाला पार्ट रहता है और वजाइना थोड़ा नीचे वाला। तो फीमेल कॉन्डम्स किसे कवर करते हैं, सर्विक्स को या वजाइना को, ठीक है। और दोनों ही प्रोटेक्ट करते हैं एसटीआई से। एसटीआई यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, यानी कि वो इन्फेक्शंस जो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाएं, यानी कि सेक्सुअली फैल जाएं, है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, उससे प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, क्योंकि ये कवर कर लेते हैं ना, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं। ये डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, और आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी की ये समरी दे रही हूँ मैं, पूरा जिस्ट है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उन्हें, ठीक है, अच्छे से डाउनलोड कर लेना और पढ़ाई कर लेना उनसे, ठीक है। तो ये मेल्स के लिए रिवीजन के लिए भी यूज़ करना, कॉन्डम फॉर मेल्स, और ये फीमेल्स के लिए, ठीक है, डायग्राम में। अब हम देख रहे हैं क्या, डायाफ्राम्स। ये किससे बने होते हैं, रबर से, है ना, रबर से। और ये कौन सा शेप होता है, डोम शेप। डोम शेप कैसा शेप होता है, ये शेप होता है, इसे डोम शेप कहते हैं। और ये कहाँ फिट करते हैं, सर्विक्स में, ठीक है। अब जैसे कि ये हमारा थोड़ा रफ डायग्राम बना रही हूँ, ये सर्विक्स है यहाँ पर, तो ये डोम जैसे यहाँ हो जाते हैं, तो ये ब्लॉक कर देते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म को, ठीक है। ये यहाँ पे ये सर्विक्स है और ये लगा है हमारा डायाफ्राम, है ना, ठीक है, ये ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो यूटेरस में जा ही नहीं पाएगा, उसके आगे जा ही नहीं पाएगा, तो फिर ये कहाँ से फर्टिलाइज कर लेगा स्पर्म, ठीक है। और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं, सिर्फ फीमेल्स के लिए। ये एक डायफ्राम आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, मैंने अलग से डायग्राम लगाया। अब हम देख रहे हैं वाई कॉन्डम्स आर वाइडली यूज्ड, पॉपुलर क्यों है ये इतने ज़्यादा, है ना। तो ये पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि ये एसटीडी से बचाते हैं। एसटीडी वो कॉल वाला एसटीडी नहीं,
सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिसीज़ एक ही बात है, STD या STI, ठीक है। एड्स, एड्स से बचाते हैं। डिस्पोजेबल यानी यूज़ करके फेंक दो, ईजी टू यूज़ है, तुम्हें कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करना, बस सिंपल है यूज़ करना, ठीक है। अब हम आ गए इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस पर, IUDs, ठीक है। तो इनको इंसर्ट करते हैं डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेस, ठीक है। किस में एक्सपर्ट, कहाँ इंसर्ट करा जाता है? यूटेरस में। किस में? यूटेरस में, वजाइना के थ्रू। वजाइना में नहीं होता लेकिन यूटेरस में होता है, वजाइना के थ्रू होता है। ऑब्वियसली अगर आपको यहाँ जाना है ना, यहाँ पर, तो इधर से रास्ते से ही जाना पड़ेगा, तो वजाइना का थ्रू इन यूटेरस, इन यूटेरस थ्रू वजाइना, इन यूटेरस थ्रू वजाइना, ठीक है। अब ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की इन इंडिया, बहुत ही वाइडली एक्सेप्ट करते हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, एक्शन क्या करता है? फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस, ठीक है। तो ये यूटेरस में रहते हैं, ठीक है, सबको पता ही है, यूटेरस में जाते हैं, तो यूटेरस में फेगोसाइटोसिस करा देता है स्पर्म का। तो अब फेगोसाइटोसिस क्या होता है? हमने छोटे में पढ़ा था, अमीबा, याद है क्या? अमीबा क्या करता है? फेगोसाइटोसिस कैसे करता है? कोई भी जैसे ये हो तो उसे ऐसे 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 उसके ऊपर ऐसे ऐसे कर लेगा, फिर उससे पूरा एनगल्फ कर लेगा अपने अंदर, और फिर उसे डाइजेस्ट कर लेगा, यानी खा जाएगा। तो फेगोसाइटोसिस ऐसे मतलब खा जाना। तो जैसे कोई भी स्पर्म हुआ तो उसके ऐसे 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 उसको कवर किया, है ना, फिर उसको और ज़्यादा ऐसे 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 कवर कर लिया, फिर उसको पूरा का पूरा अपने अंदर ले लिया और डाइजेस्ट कर लेना, ठीक है। इसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो ये क्या कराते हैं? IUDs, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस, ठीक है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं टाइप्स ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। सबसे पहला आता है नॉन मेडिकेटेड, तो इसका एग्जांपल क्या है? लिपीज लूप, ठीक है, बड़ा अच्छा नाम है, लिपीज लूप, ठीक है। ये भी क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस, सभी वैसे फेगोसाइटिस ही कराते हैं। फेगोसाइटोसिस कैसे कराते हैं? बाय अट्रैक्टिंग मैक्रोफेज इन यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी वही यूटेरस की कैविटी, ठीक है, यूटेरस की कैविटी, यूटेराइन कैविटी, थोड़ी ज़्यादा अंग्रेजी हो गई, ठीक है। तो यूटेराइन कैविटी स्पर्म फेगोसाइटोसिस कैसे कराता है? बाय अट्रैक्टिंग मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करते हैं? मैक्रोफेज फेगोसाइटोसिस ही करते हैं। क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस ही करते हैं। तो वो स्पर्म की फेगोसाइटोसिस करने लगते हैं, तो ये उन्हें अट्रैक्ट करता है। कौन अट्रैक्ट करता है? लिपीज लूप मैक्रोफेज को, ताकि वो स्पर्म की फेगोसाइटिस करें। लिपीज लूप अट्रैक्ट करता है मैक्रोफेज को ताकि वो स्पर्म की फेगोसाइटोसिस करें। अब ये थोड़ा लूप जैसा बन रहा है ना, तो इसका नाम रख दिया लिपीज लूप, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, डायग्राम है लिपीज लूप का। हार्मोन रिलीजिंग IUDs, हार्मोन रिलीजिंग IUDs दो हैं हमारे NCERT में, है ना, LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है, LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है। अब ये क्या करती हैं? ये करती हैं यूटेरस को अनसूटेबल बना देती हैं इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है, और सर्विक्स को होस्टाइल बना देती हैं स्पर्म्स के लिए। तो अब समझते हैं कि यूटेरस को अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन का क्या मतलब। सबसे पहले इम्प्लांटेशन का क्या मतलब? कोई भी एग है और जब वो उसको स्पर्म फर्टिलाइज कर दे, ठीक है, तो उसका इम्प्लांटेशन होना होता है। कहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा? यूटेरस में, यूटेरस की वॉल में वो इम्बेड होता है, ठीक है, इधर यूटेरस में इम्प्लांटेशन होगा। तो अगर यूटेरस की वॉल में इम्बेड होगा, फिर उसकी ग्रोथ वगैरह होगी। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि इम्प्लांटेशन ही ना हो, है ना, तो फिर इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, है ना, नो प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो क्या करते हैं ये दोनों, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, अनसूटेबल बना देता है यूटेरस को इम्प्लांटेशन में, इम्प्लांटेशन के लिए, ठीक है, और सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देता है। सर्विक्स वही ये हमारा यूटेरस, इसमें ये जो ऊपर की साइड है ये है सर्विक्स, और नीचे क्या है? वजाइना, ठीक है। अब सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देना, क्या सर्विक्स का हॉस्टाइल यानी बना देना, या तो हम उसका एसिडिक बढ़ा दें, यानी कि pH कम कर दें। pH कम करोगे तभी तो एसिडिक बढ़ेगा, एसिडिक ज़्यादा होगी सर्विक्स, है ना, या फिर म्यूकस को थिक कर दें। म्यूकस जो होता है सर्विक्स में, ठीक है, उसे थिक कर दें, इतना थिक कर दें कि स्पर्म मूव ही ना कर पाए, है ना, उसके मूव नहीं कर पाएगा फिर वो, ठीक है। तो ऐसे करके सर्विक्स को हॉस्टाइल बना देते हैं। हॉस्टाइल यानी कि सर्विक्स रेजिस्ट करती है, ठीक है, क्या करती है? रेजिस्ट यानी मना करती है, ठीक है, मना, है ना, थोड़ा स्पर्म्स के लिए हॉस्टाइल कर देता है सर्विक्स का एनवायरनमेंट। ये दोनों डायग्राम है, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग IUDs का, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। ये IUDs इंट्रा यूटेराइन डिवाइस ऐसे फिट हो जाते हैं, ठीक है, वजाइना के थ्रू इन यूटेरस। कहाँ पर? इन यूटेरस थ्रू वजाइना, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब हम आगे चलते हैं, कॉपर रिलीजिंग IUDs। कॉपर रिलीजिंग IUDs में सबसे पहले कॉपर टी, कॉपर 7, ये नाम बहुत ही फेमस है, और मल्टीलोड 375। कॉपर टी नाम में ही आ रहा है तो कॉपर रिलीजिंग ही होगी, कॉपर, है ना, नाम में ही आ रहा है, और मल्टीलोड 375। ये क्या करेंगे? सप्रेस करेंगे स्पर्म मोटिलिटी को। स्पर्म मोटिलिटी का मतलब स्पर्म की मूवमेंट, स्पर्म बेचारा मूव ही नहीं कर पाएगा, स्विम ही नहीं कर पाएगा, कम कर देंगे। क्या कर देंगे? लेसर, डिक्रीज, क्या कह लो, सप्रेस, है ना,
स्पर्म की मोटिलिटी कम करेंगे और उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी कम कर देंगे, उनसे उनकी पावर छीन लेंगे स्पर्म से, है ना, उनके चलने की शक्ति भी छीन लेंगे, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी भी छीन लेंगे। कौन? कॉपर रिलीजिंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे होते हैं? टैबलेट्स होते हैं, ऑब्वियसली ओरल नाम आ रहा है। इनका कंपोजिशन क्या होता है? प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजन प्लस एस्ट्रोजन। ये प्रोजेस्टेरोन नहीं है, ये अलग है, ठीक है। प्रोजेस्टोजेंस और प्रोजेस्टोजन प्लस एस्ट्रोजन। अब इनका डोसेज क्या होता है, कैसे हमें खाना होता है? ये हमें 21 दिन के लिए लेना होता है और फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में स्टार्ट करना होता है। क्या करना होता है? स्टार्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उससे सही रहता है। 21 डेज़ के लिए पूरे 1 मंथ का पैकेट आता है ये ऑलमोस्ट, है ना। और स्टार्टिंग रहती है इसकी फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें स्टार्ट करना होता है। एक्शन क्या रहता है इनका? किसका एक्शन? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक्शन, है ना। एक्शन यानी काम क्या करते हैं ये? तो ओव्यूलेशन इनहिबिट कराते हैं सबसे पहले। इनहिबिट यानी कि रोकना, ओव्यूलेशन को एग रिलीज़ नहीं होने देते, और अगर एग रिलीज़ हो जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उस फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांटेशन रोकते हैं, ठीक है, इम्प्लांटेशन रोकते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ सहेली। सहेली एक इंडियन नेम है, तो ऑब्वियसली इंडिया में ही डेवलप हुई होगी, तो इंडिया में डेवलप हुई है। इसने डेवलप करी है CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। याद रखना, ये पूछा जाता है CDRI लखनऊ। ये एक नॉन स्टीरॉयडल ड्रग है और नो साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, इसीलिए ये इतना फेमस है एंड इतना प्राउड होने वाली बात है। इसके साइड इफेक्ट कम है, ठीक है। और ये वंस अ वीक पिल है, हमें डेली भी नहीं खाना, वीक में बस एक बार, वंस अ वीक पिल। ये क्या करती है? इम्प्लांटेशन रोकती है। सहेली वही इम्प्लांटेशन रोकती है। क्या करती है? इम्प्लांटेशन रोकती है। इम्प्लांट्स को कहाँ प्लेस करते हैं हम? अंडर स्किन। कैसे? ये देखो, ये इस तरीके से स्किन के यहाँ पे इम्प्लांट रहते हैं, ठीक है, इम्प्लांट्स। तो अब हम देखते हैं अंडर स्किन के अंदर इम्प्लांट रहते हैं, प्लेस्ड अंडर स्किन। इनका कंपोजिशन क्या होता है? प्रोजेस्टोजन अलोन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, ये O है। प्रोजेस्टोजन अलोन या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन एंड एस्ट्रोजन। मोड ऑफ एक्शन क्या करता है? इनहिबिट ओव्यूलेशन, या तो रिलीज़ ही ना करने दे एग को, है ना, या अगर रिलीज़ हो गया तो और फर्टिलाइज भी हो गया तो इम्प्लांटेशन ना होने दे, है ना। तो इन दोनों से ही क्या होगा? नो प्रेगनेंसी, है ना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और एक और काम करते हैं। क्या करता है ये? अल्टर कर देता है क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। अल्टर यानी कि चेंज, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी चेंज कर देता है, उसे बहुत थिक बना देता है ना, जिससे कि स्पर्म मूव ना कर पाए, यानी कि रिटार्ड यानी कि उनकी एंट्री वगैरह स्लो हो जाएगी, डिफ़िकल्टी आएगी मूव करने में, चलने में, है ना। सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी अल्टर कर देगा टू रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। अब हम आते हैं सर्जिकल मेथड्स पर। ये इफेक्टिव तो बहुत हैं बट इनकी रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है, यानी कि काम तो पूरा करेंगे बट वापस पहले जैसे होना थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके 2 एग्जांपल हैं, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। आगे ये देखते हैं हम, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। देखो, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी किस में होगा? वास्ट डिफरेंस में। ट्यूबेक्टोमी किस में होगा? फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अब ट्यूबेक्टोमी फेलोपियन ट्यूब किस में होता है? फीमेल में। तो ट्यूबेक्टोमी किस में हुआ? फीमेल्स में। एंड वास्ट डिफरेंस किस में होता है? मेल्स में। तो फिर वेसेक्टोमी किस में हुआ? मेल्स में, ठीक है। तो ये फेलोपियन ट्यूब को कट एंड टाई कर देंगे, ठीक है। अब जब यहाँ से एग रिलीज़ होकर जा ही नहीं पाएगा और यहाँ से ये स्पर्म आएगा तो दोनों मीट ही नहीं कर पाएंगे, तो नो फर्टिलाइजेशन, है ना। सेम हेयर, यहाँ पे वास्ट डिफरेंस कट करके टाई कर देंगे, तो यहाँ से जब स्पर्म्स यहाँ पहुँचेगा ही नहीं, तो यहाँ का जो सीमेन आएगा वो विदाउट स्पर्म्स होगा। सीमेन किसके साथ होगा? विदाउट स्पर्म। नेक्स्ट हम आते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ये कब इंडिया में लीगल हुआ? इन 1971, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को वॉलेंटरी टर्मिनेट यानी कि ख़त्म कर देना, अबॉर्ट कर देना, है ना। और इसको लीगल कब किया? 1971 में। उसको लीगल क्यों किया गया? क्योंकि किसी की अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाए, बिकॉज ऑफ अनवांटेड यानी कि नॉट नीडेड, ये किसकी वजह से हो जाए? ड्यू टू रेप या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, या फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना हार्म करे या तो मदर को या फीटस को। तो उन केस में जैसे मदर की हेल्थ को प्रॉब्लम हो जाए अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से, या फीटस के लिए ठीक ना हो, तो उसके लिए क्या करा गया?
इंड्यूस एबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको लीगल करा गया इन सब केसेस के लिए। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, तो ये देखते हैं एमनियोसेंटेसिस। इसका क्या मतलब है? इसमें क्या होता है, हम एनालाइज करते हैं फीटल सेल्स को या डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम एमनियोटिक फ्लूइड। जिस फ्लूइड में बच्चा होता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, है ना, जिस फ्लूइड में बच्चा कवर रहता है। और या फिर फीटल सेल को एनालाइज करते हैं, एनालाइज उसके क्रोमोसोम्स चेक करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता चल जाते हैं। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं ना, क्रोमोसोम में दिक्कत रहती है, दिक्कत वगैरह रहती है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, इन सब डिसीज़ का हमें पता चल जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो रहते हैं ये। ठीक है, और बट लोग इसका गलत यूज़ करने लगे। क्या गलत यूज़ करने लगे? हम क्रोमोसोम्स के बारे में जान लेते तो वो लोग देख लेते कि एक्स क्रोमोसोम है या XY है। अगर XY है तो मेल, एंड अगर XX है तो फीमेल, है ना। तो इनसे मेल और फीमेल में यूज़ करने लगे डिस्टिंग्विश करने के लिए इस टेक्निक को। और फीमेल होती तो उसे अबॉर्ट कर देते थे। तो फीमेल फिटिसाइड में ये आने लगा, तो उसे बैन कर दिया गया क्योंकि लोग इसे फीमेल फिटिसाइड में यूज़ करने लगे थे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को। इन्फेक्शंस जो कि सेक्शुअली ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांसमिट यानी कि फैल जाए, है ना। कौन कौन से हैं ये? मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्शुअल इंटरकोर्स। कौन कौन से हैं? जैसे कि बैक्टीरियल, वो कौन कौन से हैं? क्लेमाइडियासिस, गोनोरिया, साइफिलिस। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए ऐसे कर लो, BC और GS। ठीक है, GS यानी कि जनरल स्टडीज़ या जनरल साइंस हमारा सब्जेक्ट रहता है ना। ठीक है, अब प्रोटोजोन यानी ट्राइकोमोनियासिस, इसको याद करने के लिए ऐसे रख लो PT करते हैं ना हम स्कूल में, PT वाले सर होते हैं। ठीक है, और वायरल कौन से हैं? जेनाइटल हर्पीस और जेनाइटल वार्ड्स। इसको कैसे याद करोगे? जेनाइटल हर्पीस यानी कि GH। ठीक है, GH में तो ये G से ही हो गया जेनाइटल वार्ड्स वाला, और H से हेपेटाइटिस B और एड्स भी आता है। ठीक है, ये जेनाइटल वाले सारे वायरल हैं, और फिर H वाला भी वायरल है। ठीक है, याद कर लेना से। प्रिवेंटिव मेजर टू अवॉइड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। कैसे अवॉइड करें हम सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन? अवॉइड सेक्स विद अननोन और मल्टीपल पार्टनर्स। अननोन लोगों के साथ हमें सेक्शुअल एक्ट अवॉइड करना है या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। एंड हमें प्रोटेक्शन यानी कि कॉन्डम्स यूज़ करने हैं ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स, तो उससे भी STIs प्रिवेंट हो सकते हैं। अब हम देख रहे हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी यानी कि इनेबिलिटी ऑफ मेल और फीमेल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। या तो मेल की इनेबिलिटी या फीमेल की, जिससे कि उनके बच्चे ना हो पा रहे हो, तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आजकल हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। तो सबसे पहला आता है IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ओवा कौन रिलीज़ करता है? ऑब्वियसली फीमेल रिलीज़ करती है, एंड स्पर्म फ्रॉम मेल। इन ये दोनों जब फ्यूज़ करेंगे तो जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और अगर फिर हम उस जाइगोट को या अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करें, ये असल में हमारा आउटसाइड फीमेल बॉडी हुआ। आउटसाइड फीमेल बॉडी हमने फर्टिलाइजेशन कराया, है ना, एग और स्पर्म को मिलाया और फिर उनसे जाइगोट बनाया। फिर उस जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो को हमने ट्रांसफ़र किया फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल के अंदर यहाँ पर ट्रांसफ़र किया, तो उससे बोला जाता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। क्या बोलते हैं? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। बट अगर उस जाइगोट को थोड़ा और बड़ा होने दिया और उसे एम्ब्रियो बनने दिया विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो फैलोपियन ट्यूब्स में आएगा नहीं, तो उसे हमें डायरेक्टली यूटेरस में छोड़ना पड़ेगा, तो उसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कहा है तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, जाइगोट को ही करते हैं हम। जाइगोट को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, वो छोटा होता है। ठीक है, और फिर अगर एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है तो उसे डायरेक्ट यूटेरस में हम ट्रांसफ़र करते हैं, और इसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। किसमें कर रहे हैं? यूटेरस में, तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। अगर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, और अगर यूटेरस में ट्रांसफ़र करना है तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। और इनका जो फर्टिलाइजेशन किया था वो हमने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया था, है ना, और ये फीमेल बॉडी के आउटसाइड हुआ था। फिर हम देख रहे हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसका शॉर्ट फॉर्म है गिफ्ट। इससे ये समझ लो ये गिफ्ट, जैसे कि एक फीमेल है जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकती ओवम, वो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इनफर्टाइल है। क्या है? इनफर्टाइल। तो उसे दूसरी फीमेल गिफ्ट देती है, तो डोनर फीमेल ओवम गिफ्ट देती है उस फीमेल को जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकती ओवम। और ये कहाँ ट्रांसफ़र होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कोई भी डोनर फीमेल उस फीमेल को गिफ्ट देती है जो कि इनफर्टाइल हो। क्या हो? इनफर्टाइल, जो प्रोड्यूस ना कर सके ओवम, तो उसे कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? और फैलोपियन ट्यूब में। ये कोई फर्टिलाइज नहीं होता, ये अनफर्टिलाइज्ड ही रहता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कि स्पर्म को इंट्रोड्यूस कराया गया है वजाइना में,
या यूटेरस में। अगर उसे यूटेरस में इंट्रोड्यूस कराया गया है तो उसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियली इंसेमिनेट क्या है? थ्रू इंजेक्शन और समथिंग फीमेल के यूटेरस में करा सकते हैं या वजाइना में, ठीक है, तो इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियली अगर हम इंसेमिनेट कराएं तो या वजाइना में कराएं या यूटेरस में कराएं। यूटेरस में कराते हैं तो उसे कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या होता है? स्पर्म को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है एग में विद द हेल्प ऑफ निडल। एक बहुत ही फाइन निडल लेते हैं और फिर उससे स्पर्म को डायरेक्टली हम एग के साइटोप्लाज्म में इंट्रोड्यूस कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो इसे बोला जाता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये साइटोप्लाज्म में जाता है एग के, तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये चैप्टर हमारा यहाँ हो गया कंप्लीट। बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ये बता देना नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, कौन सा पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।